सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। GST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें,
इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में सजीव एवं उनका परिवेश भाग 2 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में जल ही जीवन है भाग 2 के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम शामिल होंगे क्लास 8 की पढ़ाई में और पढ़ेंगे सौर मंडल भाग 1 को। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यवहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी, लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था। उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील उन पर हंसने लगे। हाँ, अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया। इसमें मोहनदास अच्छे भी थे, किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी। एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था। मोहनदास वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं बीए नहीं हूं, पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली। निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहां बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना
उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया। मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सोनिया और पवन, जो सोनिया का छोटा भाई है, कल शाम जीवों और उनके अनुकूलन की क्षमता पर चर्चा कर रहे थे। आज दोनों जब खेल रहे थे तो सोनिया के मन में कुछ सवाल आए। उसने सोचा क्यों न कल की चर्चा को मम्मी और पवन के साथ आगे बढ़ाया जाए। माँ, कल पवन और मैं बात कर रहे थे कि कैसे जीव अपने आसपास के वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं। हमने इस प्रसंग में पौधों और जीवों पर चर्चा की थी, लेकिन अब मेरे मन में ये सवाल आया है कि पौधे एक ही जगह पर रहते हैं और हम जैसे जीव इधर उधर घूम पाते हैं। ऐसे ही कुछ निर्जीव वस्तुएं हैं जो कि एक जगह पर टिकी रहती है, पर कुछ ऐसे भी हैं जो गतिवान होते हैं, जैसे कि वायु और जल। हाँ, सही कहा। लेकिन तुम्हारा सवाल क्या है सोनिया? मैं सोच रही हूँ कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करती है। दिलचस्प सवाल है। कुछ चीजें तो आसानी से समझ आ जाने वाली हैं, जैसे जीव वृद्धि करते हैं। हम जन्म के समय कितने छोटे होते हैं और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और वयस्क हो जाते हैं। पक्षी एवं सरीसृप यानी रेप्टाइल्स जैसे जीव अंडे देते हैं, जिनमें से उनके बच्चे निकलते हैं और बड़े होकर वयस्क हो जाते हैं। पर माँ, ये लक्षण तो पेड़ पौधों में भी होते हैं। एक चीज जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि सभी जीव भोजन करते हैं, जिससे उन्हें ऊर्जा और पोषण मिलता है। हाँ, तो पेड़ पौधे भी तो सजीव होते हैं। पेड़ पौधे तो भोजन का प्राथमिक स्रोत होते हैं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बाकी जीव उन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर निर्भर होते हैं। सोनिया, इस बात से मुझे एक और ख्याल आया। जो जीव भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन में से कुछ हिस्सा जिसका शरीर उपयोग नहीं कर पाता, उसे जीव मलमूत्र के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। ऐसा सारे सजीव करते हैं। क्या? लेकिन मैंने पेड़ पौधों को मलमूत्र उत्सर्जित करते हुए तो कभी नहीं देखा। पेड़ पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थ दूसरे तरीके से उत्सर्जित करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ उनके कुछ भागों, जैसे कि उनकी छाल और पत्तियों में जमा हो जाते हैं। जब ये अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा हो जाते हैं तो पेड़ पौधे अपनी पत्तियां और छाल झाड़ देते हैं। अच्छा, इसका अर्थ है कि सभी जीव भोजन एवं उत्सर्जन दोनों करते हैं। सोनिया, कल हम पानी में सांस रोककर देख रहे थे ना। हम जीव सांस भी तो लेते हैं। अलग अलग जीवों के सांस लेने के तरीके अलग हो सकते हैं। हाँ, हमने जाना कि स्थलीय जीव नथुनों से और मछलियाँ गिल्स से तथा डॉल्फिन्स अपने सर के छिद्र से सांस लेती हैं। इसके अलावा कुछ जीव अपनी त्वचा से भी सांस लेते हैं, जैसे कि केंचुआ। और कुछ जीव जैसे मेंढक पानी और जमीन दोनों पर सांस ले सकते हैं। पानी में वो अपनी त्वचा से और जमीन पर अपने नथुनों से सांस लेते हैं। हाँ, और ये भी दिलचस्प बात है ना कि पेड़ पौधे दिन और रात में अलग अलग तरह से सांस लेते हैं। दिन में वह जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब ऑक्सीजन उत्पन्न होता है।
वह अपनी जरूरत के ऑक्सीजन इस्तेमाल कर बाकी पर्यावरण में छोड़ देते हैं। जबकि सूर्य अस्त हो जाने के बाद प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन अंदर लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ये सब काफी अद्भुत है ना। दुनिया में कितने प्रकार के अद्भुत जीव होते हैं और इनमें कितनी विविधताएं होती हैं। तुम सही कह रही हो, लेकिन इन विविधताओं के साथ साथ कई समानताएं भी होती हैं। जैसे जीव अपने वातावरण के अनुकूल ढल सकते हैं, वे भोजन एवं उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं। कुछ जीव अपनी इच्छा अनुसार चल फिर भी सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण कार्य है जो सभी जीव करते हैं। वो क्या? वो है प्रजनन। इसी से तो उनकी प्रजाति आगे बढ़ती है। कुछ जीव अंडे देते हैं और कुछ बच्चों को जन्म देते हैं। हाँ, पेड़ पौधे भी बीजों के द्वारा प्रजनन करते हैं। वैसे कई सारे पौधों की जड़ों और तनों में भी प्रजनन की क्षमता होती है, बस पेड़ पौधे गतिमान नहीं हो पाते हैं। गतिमान होना जीवों के अनेक गुणों में से एक है, पर सिर्फ गतिमान होने से कोई भी वस्तु सजीव नहीं हो जाती। उनमें बाकी गुण जैसे सांस लेना, प्रजनन आदि क्षमता होनी चाहिए। तभी वायु और जल भी गतिमान होकर भी निर्जीव है। क्या खूब समझ आया, धन्यवाद माँ। सचमुच हमारी दुनिया में वाकई बहुत विविधता है। हमने तो केवल कुछ ही जीवों पर चर्चा की है। वर्षावनों, जलाशयों, मरुस्थलों और घास के मैदानों में कितने ही जीव रहते हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। और कितने सारे सूक्ष्म जीव भी तो हैं जो हमारे आसपास की हवा, मिट्टी, भोजन, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी रहते हैं। हाँ, और अभी हमने जिन गुणों की चर्चा की है उनकी सहायता से हम समझ पाए हैं कि सजीव निर्जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। ये सब बहुत ही रोचक है। हमें इस बार की छुट्टियों में किसी ऐसी जगह घूमने चलना चाहिए जहाँ हम ढेर सारे अद्भुत जीवों को देख सके। इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए केरल के वर्षावनों में जाएंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मैं भी कल यही सोच रहा था कि कहाँ जाना चाहिए। मुझे भी ये प्लान अच्छा लग रहा है। वर्षावनों में हमें ढेर सारे अद्भुत जीव देखने को मिलेंगे। अरे वाह, फिर तो हर बार की तरह बड़ा मजा आएगा। हम सब पक्का केरल घूमने जाएंगे। जल ही जीवन है, भाग 2। इस वीडियो का उद्देश्य है समझना है कि भूजल स्तर में कमी के क्या कारण हैं। पिछले वीडियो में आपने पानी के महत्व के बारे में जाना था। आपने ये भी देखा कि हालांकि धरती 70% पानी से भरी है, हमारे लिए सिर्फ 0.007% पानी ही उपयोग लायक है। आपने ये भी जाना कि भूजल स्तर अलग जगहों में अलग अलग रहता है। आज हम इस वीडियो में भूजल स्तर में कमी और इसके कारणों के बारे में जानेंगे। चलिए हम जुगनू और राजेश के पास फिर चलते हैं। अरे जुगनू, पता है मेरे पिताजी कह रहे थे कि हमारे खेतों में फिर से पानी की समस्या हो गई है। जल स्तर नीचे होने की वजह से खेतों में पानी की काफी कमी है। ओहो, तो फिर अभी क्या करेंगे? पिताजी कह रहे थे कि खेत में पानी के लिए और ज्यादा खुदाई करने की आवश्यकता है और कल शायद फिर से खुदाई करेंगे। हमारे गांव में बारिश ज्यादा होती है तो जल स्तर भी अच्छा होता है और हमें पानी की भी कमी नहीं होती। हाँ, ये तो सच बात है। अरे सरपंच चाचा यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो पूछते हैं। नमस्ते चाचा, आप यहाँ कैसे? नमस्ते बच्चों, हम यहाँ पानी के लिए हैंडपंप लगाना चाहते हैं। इस गांव में सिर्फ 2-3 हैंडपंप ही हैं और हमारे गांव के लिए ये काफी नहीं होंगे। गांव की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है
जल की उपलब्धता कम हो जाने पर हमें कुछ जगहों पर और गहराई तक खोदना पड़ रहा है और कुछ और हैंडपंप भी लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। अच्छा, हमें स्कूल जाना है, हम फिर मिलेंगे चाचा जी। बच्चों, रेगिस्तानी इलाकों में पानी की बहुत कमी होती है। क्या आप बता सकते हैं कि इसके क्या कारण हैं? अभी विज्ञान की कक्षा में हम मास्टर जी से जल स्तर के बारे में और पूछेंगे। नमस्ते मास्टर जी। मास्टर जी, हम आपसे भूजल स्तर की कमी के बारे में पूछना चाहते थे। नमस्ते बच्चों। मास्टर जी, मैं सोच रही थी कि जल स्तर कैसे कम हो जाता है। जितना पानी कुदरती तरीकों से जमीन के नीचे इकट्ठा होता है, वही तो जल स्तर होता है ना? बारिश का पानी जमीन में रिसता है और जल स्तर को बनाए रखता है। पर अगर हम खुदाई करके बहुत ज्यादा पानी निकालने लगेंगे, तभी तो ये जल स्तर गिरेगा, है ना? ठीक कहा लता ने। हमने 3 दिन पहले ही जल दिवस मनाया था। पूरे देश में हमारे गांव जैसे कई इलाकों में पानी की कमी है। इसके कई कारण हैं। मास्टर जी, बढ़ती हुई जनसंख्या एक कारण है। हमने इसके बारे में पढ़ा था। तुमने ठीक कहा। क्या आप में से कोई बता सकता है कि जनसंख्या वृद्धि भूजल स्तर को कैसे प्रभावित करती है? मास्टर जी, मुझे इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। जब ज्यादा लोग ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, भूजल स्तर कम हो जाता है। पानी की मांग और आपूर्ति में अंतर की वजह से हम सभी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की उपलब्धता कम हो जाने के चलते भूजल पर भी दबाव बढ़ा है। जनसंख्या बढ़ने से ज्यादा घरों, दुकानों, भवनों, कार्यालयों, पक्की सड़कों इत्यादि के निर्माण की मांग बढ़ जाती है। कृषि भूमि, उपवनों, वन क्षेत्र, मैदानों जैसे खुले क्षेत्र कम हो जाते हैं। मास्टर जी, इससे क्या होगा? इसके कारण भूमि में वर्षा जल का रिसाव का दर कम हो जाता है। पक्के फर्शों से पानी का रिसाव नहीं होता। खुली जमीन, कच्ची सड़कों और खेतों में पानी आसानी से जमीन में रिस सकता है। सही तो है। जब हम पक्की सड़क पर पानी फेंकते हैं तब बहुत देर बाद सूखता है, लेकिन अगर हम मिट्टी पर पानी डालेंगे तो मिट्टी पानी को जल्द सोख लेती है। और घर बनाने और निर्माण कार्य में भी कितना भूजल इस्तेमाल होता है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि हमारे कारखानों में कौन सा जल इस्तेमाल होता है? मेरे पिताजी के कारखाने में भूजल ही काम में आता है। ठीक कहा मीना ने। चाहे वे छोटे उद्योग हों या बड़े उद्योग, सभी में भूजल का ही इस्तेमाल होता है। ज्यादा औद्योगिकीकरण भी भूजल स्तर की कमी का कारण है। मास्टर जी, खेती भी तो जल स्तर में कमी का कारण है। हम सब खेती के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। अगर बारिश नहीं होती तो हम भी भूजल पर निर्भर होते हैं। इस वजह से भी भूजल स्तर कम होता जा रहा है। सभी ने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। भारत एक बड़ा देश है। कुछ जगहों में काफी बारिश होती है और कुछ में बहुत कम।
जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ तो भूजल स्तर काफी कम होता है। तो हमें भूजल के स्तर को कम नहीं होने देना है और इसके लिए तो कई उपायों को सोचना पड़ेगा। आप ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिनको करने से भूजल का स्तर गिरने से बचाया जा सकता है। बच्चों, आपने इस वीडियो में भूजल के स्तर में कमी के कुछ कारणों के बारे में जाना है। वर्षों से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण में वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से जल की मांग बढ़ती जा रही है। जल संरक्षण आज की आवश्यकता बन गई है। अगले वीडियो में आप जल प्रबंधन के बारे में जानेंगे। ये भी जानेंगे कि पानी के बचाव में हमारी क्या भूमिका है। फिर मिलेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सानिया, ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। कबीर उठो, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे सोने दो। चलो कबीर, आज दूसरा शनिवार है, आज हमारी छुट्टी है, तो हम नक्षत्र भवन चलते हैं। नक्षत्र भवन? हाँ, तुमने पिछले साल ग्रहों और सितारों के बारे में पढ़ा था। मैं अब उनके बारे में पढ़ रही हूँ। मैं ग्रहों के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हूँ। यह काफी मजेदार होगा, ग्रहों को नक्षत्र भवन में करीब से जानना। ठीक है, चलो मैं तैयार हो जाता हूँ। पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर चलते हैं। पानी की बोतल ले चलते हैं। हाँ कबीर भैया, मैं मम्मी से भी चलने के लिए कहती हूँ। हम तारामंडल पहुंच गए।
बच्चों, मैं आपको याद दिला दूं, नक्षत्र भवन एक सार्वजनिक स्थान है और यहाँ तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। हाँ मम्मी, मैं अपनी किताब निकाल लेती हूँ। आपको पता है, कबीर भैया किताब में सबसे पहले चांद के बारे में बताया गया है। हम उस खंड में चलते हैं जहाँ चंद्रमा के बारे में बताया गया है। चलो चलते हैं। ये कितना सुंदर है! चंद्रमा की यह फोटो बिल्कुल असली लग रही है। सानिया, चंद्रमा को देखकर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यह किस कला में है? मुझे सोचने दो। मुझे लगता है कि यह पहली तिमाही और पूर्णिमा के बीच की कला में है। बिल्कुल सही। हमारी टीचर ने कक्षा में इस बारे में पढ़ाया था। दोस्तों, क्या आप चंद्रमा की और कलाएं बता सकते हैं? इसके लिए आप 2 मिनट का समय ले सकते हैं। नया अर्धचंद्र, पहली तिमाही, कुबड़ा, पूरा कुबड़ा, तीसरी तिमाही, अर्धचंद्र। सानिया, आओ यह वीडियो देखते हैं। ठीक है। यह बहुत शानदार वीडियो थी। यह बताता है कि चांद कैसे अपने अक्ष पर घूमता है, धरती के अक्ष के चक्कर लगाने के बावजूद। हाँ, इसी कारण किसी भी समय पर हम केवल चांद का आधा हिस्सा ही देख पाते हैं। ये भी निर्भर करता है कि चांद धरती के अक्ष पर घूमता हुआ कहाँ है और कितना सूर्य का प्रकाश उसमें से प्रतिबिंबित होता है। तब सिर्फ वही हिस्सा हमें दिखाई देता है। मैं यह जानती हूँ कि चांद को 29.53 दिन लगते हैं धरती का एक चक्कर पूरा करने में। इसका मतलब अगर हम आज एक पूर्ण चांद देखते हैं तो अगला पूर्ण चांद हम 29.53 दिन बाद ही देख सकते हैं। यह सही है। कबीर भैया, तुम्हारे लिए कुछ सवाल। ऐसे 3 त्योहारों के बारे में बताओ जो कि चांद की अलग-अलग कलाओं पर निर्भर करते हैं। आपके पास केवल 10 सेकंड हैं। दिवाली, गुरु पूर्णिमा, ईद और बुद्ध पूर्णिमा। कैसा लगा? बहुत अच्छा भैया। यह मजेदार है कि खगोल विज्ञानी और कवि दोनों के चांद को लेकर अलग-अलग विचार हैं। हाँ, कवि चांद के लिए कोमल, खूबसूरत और शांत इस्तेमाल करते हैं, पर हकीकत में चांद की सतह बहुत कठोर और खुरदुरी है। यह सही है सानिया। इस फोटो को देखो। इसमें चांद पर धरती जैसे बड़े-बड़े पहाड़ हैं और गड्ढे ऐसे प्रतीत होते हैं कि कोई खगोलीय पिंड जैसे उल्का पिंड, धूमकेतु चांद की सतह से टकराए हों। अगर हम सच में चांद पर जा सकते तो कितना अच्छा होता ना? हो सकता है टेस्ला और नासा दोनों पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चंद्रमा पर इंसान रह सकते हैं। अगर यह हो सकता है तो हम चांद तक का टिकट खरीद सकते हैं और वहां जा सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया होगा। दोस्तों, क्या आप नासा और टेस्ला के बारे में जानते हैं? राष्ट्रीय वैमानिकी, नेशनल एरोनॉटिक्स और अंतरिक्ष प्रशासन की स्थापना यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार द्वारा की गई। इसका मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और वैमानिकी अनुसंधान को आगे बढ़ाना है।
अपने दोस्तों या शिक्षक से पूछें कि टेस्ला ने वैमानिकी के क्षेत्र में क्या किया है। मम्मी, हम तारों के सेक्शन में जा रहे हैं। जब आप चांद के सेक्शन को देख लें तो आप वहां आ जाइएगा। ठीक है। आकाश के तारों में मुझे ध्रुव तारा पसंद है। ज्यादातर लोग उसे उत्तरीय तारा कहते हैं। क्यों? क्योंकि धरती के अक्ष की दिशा सीधे ध्रुव तारे को दर्शाती है। हमारी टीचर ने स्कूल में कहा था कि दिशा सूचक यंत्र के आविष्कार से पहले यात्री और नाविक उत्तरीय तारे को देखकर अपनी यात्रा की दिशा को समझते थे। ये सच है। तुम्हें पता है, अभी उत्तरीय तारे का नाम पोलरिस है। हर 20 से 25,000 साल में धरती का अक्ष बदलता है तो उत्तरीय तारा भी बदल जाता है। अगले उत्तरीय तारे का नाम वेगा होगा। ये मजेदार तथ्य है। दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि खगोलीय पिंड जैसे धरती और तारों की दूरी को कैसे मापा जाता है? इसके लिए आप 2 मिनट का समय ले सकते हैं। हाँ, सही जवाब प्रकाश वर्ष है। हम दूरी को किलोमीटर में भी माप सकते हैं, पर यह बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए प्रकाश जिसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, उसको सूरज से पृथ्वी तक आने में 8.3 प्रकाश मिनट लगते हैं। आपको क्या लगता है कितना समय बृहस्पति तक पहुंचने में लगता होगा? अपनी टीचर से इस बारे में पूछिए। सानिया, अब हम उस खंड में चल सकते हैं जहां नक्षत्र के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मैं इस बारे में बहुत उलझन में हूँ। क्या हम मम्मी से इस बारे में पता करें? हाँ, क्यों नहीं। नक्षत्र के बारे में मुझे भी बहुत कम जानकारी है। देखो, मम्मी हमारी तरफ ही आ रही हैं। क्या आप नक्षत्र समझने में हमारी मदद करेंगी? हाँ, क्यों नहीं। पहले उस खंड में चलते हैं। मम्मी, तारामंडल समझने का क्या फायदा है? 200 साल पहले जब घड़ी और पंचांग का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग चांद, सूरज और तारों को देखकर समय पता करते थे। अभी भी बहुत सारे किसान इसी तरीके को इस्तेमाल करते हैं, ये जानने के लिए कि बारिश होगी या नहीं। तारों की समझ को आसान बनाने के लिए इन्हें अलग अलग छवियों से मेल कराया जाने लगा और इसी कारण इसे तारामंडल कहने लगे। यह मजेदार है। उर्सा मेजर को ग्रेट बेयर कहते हैं, पर यह भालू जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। पर यह कलछी जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसे बिग डिपर भी कहते हैं। तारों के बारे में जानना बहुत समय और धैर्य का काम है। क्या तुम जानती हो, जिन्हें तारों के बारे में जानने का शौक होता है, उन्हें क्या कहते हैं? मुझे इस बारे में नहीं पता। खगोलज्ञ और तारों के अध्ययन को खगोल विज्ञान कहते हैं। बहुत सारी किताबें तारों और तारामंडल के बारे में पढ़ने के लिए मौजूद हैं। मुझे लगता है मुझे भी खगोलज्ञ बनना है। मैं लाइब्रेरी से तारों से संबंधित कुछ किताब लेने जा रही हूँ। ये बहुत अच्छा है सानिया। मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या हम कैंटीन से खाना खा लें? फिर आए ग्रहों के बारे में जानने के लिए। हाँ, मैं भी भूखी हूँ। यह मजेदार है। इसके बारे में जानकर मुझे भूख लगने लगी। चलो चलें। आज हमने जाना चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जिसे पूरा होने में लगभग 29.53 दिन लगते हैं। चंद्र चक्र जहां चंद्रमा बदलता रहता है, उसे चंद्र कलाएं कहा जाता है। चंद्रमा की कलाएं इसलिए होती हैं क्योंकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित
करता है। चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के अक्ष के आधार पर हम केवल चंद्रमा के उस हिस्से को देख सकते हैं। उत्तरीय तारा या ध्रुव तारा वो है जो पृथ्वी के अक्ष के बहुत करीब है। यही कारण है कि अन्य तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते दिखाई देते हैं, लेकिन उत्तरीय तारा बिल्कुल भी स्थान बदलता प्रतीत नहीं होता। पृथ्वी का उत्तरी तारा पोलारिस है। 20 से 25 हजार वर्षों के बाद जब पृथ्वी की अपनी धुरी थोड़ा लड़खड़ाती है तो उत्तर तारा भी समय के साथ बदलता रहता है। वेगा अगला उत्तरी तारा होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए समय की गणना प्रकाश वर्ष के संदर्भ में की जाती है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड मापी गई है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8.3 प्रकाश मिनट लगते हैं। तारामंडल सितारों का एक संग्रह है जो एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं, लेकिन ये एक छवि बनाते हैं। घड़ी और पंचांग के आविष्कार से पहले इंसान इसी का इस्तेमाल मौसम पता करने के लिए करते थे। वर्तमान समय में बहुत से लोगों को खगोल विज्ञान के अध्ययन का शौक होता है और वो सितारों का अध्ययन करते हैं। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो उड़ तो नहीं सकता, लेकिन दुनिया का सबसे तेज रफ्तार में दौड़ने वाला पक्षी है। जी हां, बात कर रहे हैं शुतुरमुर्ग की। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है जिसकी गर्दन ऊंट की तरह लंबी होती है। शुतुरमुर्ग पक्षियों की सबसे बड़ी जीवित प्रजातियों में से है और किसी भी अन्य जीवित पक्षी प्रजाति की तुलना में सबसे बड़े अंडे देती है। ये पटना जू में पाया जाने वाला ऑस्ट्रिच जो है दूसरा फ्लाइटलेस बर्ड है। कैसुअरी भी पटना जू में है। जो ऑस्ट्रिच की आंखें होती हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में सबसे बड़ी होती हैं। इसकी एक खासियत ये भी है और इनका बड़ा ही लंबा ये गर्दन होता है और एक आकर्षण का केंद्र होता है। जब ये किसी भी चीज़ को खाते हैं उसके बाद ये अपना गर्दन ऊपर करके इसको निगलने का प्रयास करते हैं, तो ऊपर से स्पष्ट रूप से उनके नली के द्वारा इसे नीचे उतरते हुए भी देखा जा सकता है। ऑस्ट्रिच है, इनके अंडों को खाया भी जाता है। बहुत से कंट्रीज में इनके अंडे एक डेलिकेसी के रूप में यूज किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी फार्मिंग भी होती है और स्किन और हाइड वगैरह से वेरियस लेदर के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। लंबे पैर और गर्दन वाला शुतुरमुर्ग मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से मैदानी और मरुस्थलीय क्षेत्र में रहता है। घास फूस, छोटे पौधे, बीज, कीड़े मकोड़े इसके मुख्य आहार हैं। मेल शुतुरमुर्ग को रूस्टर कहा जाता है और फीमेल को हैन कहते हैं। 320 पाउंड वजन और 9 फीट तक की ऊंचाई के साथ शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे भारी और सबसे ऊंचा पक्षी है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी एमू है जिसकी ऊंचाई 150 से 159 सेंटीमीटर तक होती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में शुतुरमुर्ग के अलावा एमू और कैसोवरी दोनों पक्षी दर्शकों के लिए मौजूद हैं। एक स्वस्थ शुतुरमुर्ग का जीवन काल लगभग 50 से 60 वर्षों का होता है। ये 60 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार आधे घंटे तक दौड़ सकते हैं। रफ्तार के समय यह खुद को संतुलित रखने के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं। मादा शुतुरमुर्ग का गर्भकाल लगभग 42 दिनों का होता है। इसके अंडे का आकार 6 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा होता है। ये साल में ऐसे 60 अंडे दे सकती है। इसके अंडे से 40 दिनों में चूजे बाहर आते हैं। एक अंडे का वजन 1.5 किलोग्राम तक होता है। शुतुरमुर्ग का एक अंडा मुर्गी के 24 अंडे के बराबर होता है। शुतुरमुर्ग में देखने की क्षमता काफी तेज होती है। ये दिन के समय 3 से 3.5 किलोमीटर दूर स्थित वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। इनमें सुनने की शक्ति भी गजब की होती है। तेज दृष्टि और श्रवण शक्ति इन्हें शिकारियों से बचने में काफी मदद करती है। शुतुरमुर्ग समूह में रहना पसंद करते हैं। इनके समूह को फ्लॉक कहा जाता है। सामान्यतः एक फ्लॉक में 10 तक सदस्य होते हैं। शुतुरमुर्ग 2 वर्ष की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। विगत वर्ष 2 शुतुरमुर्ग चेन्नई के वेंडालूर जू से लाए गए हैं। इन्हें दिन में 2 बार खाना दिया जाता है। सुबह के खाने में इन्हें चना, मूंग, गेहूं, मकई, फुला हुआ और बर्ड मेज दिया जाता है और इनके शाम के खाने में पालक का साग, केला और आटा रोटी, पपीता, टमाटर इत्यादि दिया जाता है। साफ़ सफाई में इनके इंक्लूजर में पत्तों की साफ़ सफाई, इनके
पानी की रोज़ सफाई होती है। जहाँ पे इन्हें खाना दिया जाता है उनका रोज़ साफ सफाई होता है। इनकी एक्टिविटी से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह स्वस्थ है, जिसकी सूचना पशु चिकित्सक पदाधिकारी को दी जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में शुतुरमुर्ग अपने इन्हीं विशेषताओं और खूबसूरती के कारण दर्शकों को बेहद पसंद हैं और यहाँ आने वाला हर दर्शक इनके एनक्लोजर के पास इन्हें देखने जरूर जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।